हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, न्यू फंड ऑफर आया है एक्सिस का, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फ़ा फंड ऑफ फंड। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड है जो 4 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसके जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर हितेश दास और मिस्टर आर शिवा कुमार। इसके बेसिक एट्रीब्यूट्स है, इसमें आप 5000 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो MSCI वर्ल्ड नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क रहेगा, मैप्ड इन इंडियन रुपीज़। सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से ये जो फंड है ये फंड ऑफ फंड इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और ये जो फंड है ये फंड जिस स्कीम में इन्वेस्ट करेगा, जिसको फीडर स्कीम बोलते हैं, इट इज़ श्रॉडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड, जिसको श्रॉडर ISF भी बोला जाता है। ये जो फीडर स्कीम है इसका अपना इन्वेस्टमेंट $1.34 बिलियन का है और ये इसका जो लॉन्च हुआ था ये जुलाई 2005 में लॉन्च हुआ था। तो कुल मिला के ये जो फीडर स्कीम है इसको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 15 ईयर्स का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं, मैं आपका जो आज का जो प्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग। ये जो पार्ट है ये मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने इसको काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट की फ़ंड का डिटेल्स क्या है, फ़ंड का स्ट्रेटजी कैसा है। इसमें सीखने लायक भी बहुत चीज़ें मिलेगी, समझ में आएगी। तो आई विल टॉक मोर अबाउट फंड स्ट्रेटजी। और लास्टली मैं बताऊंगा कि ये फ़ंड तो अच्छा है नहीं है, पर वो आपके लिए क्या सूटेबल है, आपने आपके पोर्टफोलियो में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि हम जिस फंड में डालने वाले हैं, हम तो एक्सिस के ग्लोबल इक्विटी अल्फ़ा फंड में डाल देंगे, पर अल्टीमेटली इसका जो मदर स्कीम है वो स्कीम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या ये स्कीम स्ट्रॉन्ग है, प्रोसेस ड्रिवन है, वेल रिसर्च्ड है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो श्रॉडर ग्रुप है ये ग्रुप का फाउंडेशन हुआ था ईयर 1804। तो इट इज़ बेसिकली अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी जो अभी इट इज़ देयर इन एग्जिस्टेंस सिंस मोर देन 200 ईयर्स। और ये जो ग्रुप है ये आज मैनेज कर रहा है 525 बिलियन पाउंड्स, यानी अगर US डॉलर में बात करूँ तो $680 बिलियन इतना असेट्स ये ग्रुप मैनेज कर रहा है, विच इज़ अ वेरी साइजेबल अमाउंट। सो इट्स अ ग्लोबल मल्टी एसेट मैनेजर, जिसके 400 फंड मैनेजर्स है अक्रॉस ग्लोब, 100 इक्विटी एनालिस्ट है इनके अपने, और 25 क्रेडिट एनालिस्ट है। दिस कंपनी श्रॉडर इज़ वर्किंग इन 37 लोकेशंस अक्रॉस यूरोप, US, एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो जिस फीडर स्कीम में एक्सिस म्यूचुअल फंड का ये फंड इन्वेस्ट करेगा, सो इट इज़ अ वेरी जियांट रिसर्च बेस्ड कंपनी, सो यू कैन काउंट ऑन इट। पर ये पहले समझ लेते हैं कि फ़ंड का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर तो आप देख पा रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फ़ा फंड ऑफ फंड में जाएगा, और ये इन्वेस्टमेंट जो रहेगी ये सीधा सीधा फीड करेगी श्रॉडर्स ISF में। अभी ये जो श्रॉडर्स ISF है इसका रिटर्न सिंस लॉन्च इज़ 10.5%। और यदि मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करूं और उसको अगर MSCI इंडेक्स से कंपेयर करूं तो इट हैज़ गिवन 11.2% रिटर्न्स एज अगेंस्ट MSCI फंड्स रिटर्न ऑफ 11%, इंडेक्स रिटर्न ऑफ 11%। पिछले 3 साल में इसने सिग्निफिकेंटली बीट किया इंडेक्स को। फंड का रिटर्न रहा है 15.2% और MSCI इंडेक्स का रिटर्न रहा है 13.2%। और पिछले 1 साल में श्रॉडर्स ISF के रिटर्न 22% रहे एज अगेंस्ट MSCI इंडेक्स रिटर्न ऑफ 16.6%। सो दिस फंड हैज़ गिवन द डिसेंट रिटर्न्स इन द पास्ट।
तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है, और रिटर्न वाइज यदि सोचें तो इसको पोर्टफोलियो में हमको लेना चाहिए, क्योंकि ये फ़ंड के रिटर्न डायरेक्टली आने वाले टाइम में हमारे पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होंगे। अभी चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि ये फ़ंड का बेसिक स्ट्रेटजी क्या है। तो दोस्तों ये फ़ंड का जो बेसिक स्ट्रेटजी है दैट इज़ अ प्राइस गैप। तो प्राइस गैप क्या है? तो फंडामेंटली दिस फंड बिलीव्स कि मार्केट की जो करंट शेयर प्राइसेस है ये इसकी जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर बिजनेस इसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। एएमसी ये मानता है कि करंट शेयर प्राइसेस डजंट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव ग्रोथ गैप। तो ये एंटायर जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है इसका फंडामेंटल बेसिस है पॉजिटिव ग्रोथ गैप। अभी ये जो पॉजिटिव ग्रोथ गैप है ये हम समझते हैं क्या है। बेसिकली गैप तब आएगा कि जब देयर इज सम काइंड ऑफ मिस प्राइसिंग और देयर इज सम काइंड ऑफ गैप बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों ये 3 एफिशिएंसी मार्केट में हम लोग सभी लोग देखते हैं और हम लोग समझते भी है इसको। पहली इनएफिशिएंसी है कि मार्केट कैनॉट सी फॉरवर्ड। मार्केट का आज का जो वैल्यू है ये प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन बेसिकली पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज है। मार्केट को ये नहीं पता कि कल बिजनेस कहाँ पे जाने वाला है। देयर आर सम एंटिसिपेशंस, देयर आर सम markets consensus of estimates, but market is predominantly valuing the stocks based on its existing knowledge and past performance। दूसरा है मार्केट के जो ग्रोथ कैटलिस्ट है इसको सिग्निफिकेंटली कैच एडवांस में नहीं कर सकता। यानी अगर इसको समझाऊँ तो हिस्टोरिक ग्रोथ जो है दैट इज़ द बेसिस एंड एक्चुअली फेलियर टू इंटरप्रेट द कैटलिस्ट फॉर चेंज। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मार्केट टू आइडेंटिफाई इन एडवांस। यानी दोस्तों कैसा है कि कंपनीज इन्वेस्ट करते रहती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, नए नए प्रोडक्ट डिमांड्स आते रहते हैं, प्रोडक्ट डिमांड्स में शिफ्ट होते जाती है, और इसमें का कौन सा प्रोडक्ट मिक्स या कौन सा जो प्रोडक्ट रहेगा, कौन सा स्ट्रेटेजी रहेगा, ये गेम चेंजर रहेगा, ये मार्केट को आज की डेट में आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट रहता है। तो द गेम चेंजर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय द मार्केट इन एडवांस। एंड थर्डली इनएफिशिएंसीज कम बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म वेरिएशंस। तो शॉर्ट टर्म मार्केट में जो वोलेटिलिटी आता है उसके कारण भी प्राइसिंग में देयर इज़ अ डिफरेंस। तो अभी ये ग्राफ में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो रेड लाइन है दैट इज़ अ कंसेंसस एस्टिमेट। यानी कंसेंसस इज़ व्हाट द रिसर्च फर्म्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंटिसिपेट्स हाउ द कंपनी विल ग्रो, बट एक्चुअली कंपनी की जो अर्निंग्स है वो आगे चल के कंसेंसस को बीट कर सकते हैं, और जो डेल्टा है वो समय के साथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। So if you can see the positive growth gap over the period, it will give a very decent gap। और सिमिलर गैप आप दी राइट साइड में अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ देखेंगे तो जो कंसेंसस है और जो कंपनी फंडामेंटल्स है, तो बिकॉज मार्केट ओवर रिएक्ट्स टू द इवेंट्स, तो उसके कारण जो पॉजिटिव ग्रोथ गैप काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये जो फंड है इसका फंडा है बेसिकली आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव ग्रोथ गैप। अभी दोस्तों ये समझने वाली चीज़ है कि जो मार्केट में जो वैल्यू स्टाइल के जो फंड्स है दे आर बेसिकली ट्रैकिंग द मिस प्राइसिंग। मिस प्राइसिंग इज़ बेसिकली अ अंडर परफॉर्मेंस, यानी जो फंड का जो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन है और आज का प्राइस है इसमें का डेल्टा निकाल रहा है, बट फंडामेंटली इट इज़ आइडेंटिफाइंग व्हाट इट एग्जिस्ट टुडे। ये जो फंड है ये आज की बात नहीं कर रहा है, ये कल की बात कर रहा है। कल चल के जो प्राइस डेल्टा रहेगा जो एंटिसिपेटेड अर्निंग्स ग्रोथ में और एक्चुअल अर्निंग्स ग्रोथ में बिकॉज ऑफ द कंपनीज इनोवेशन एंड एक्शन, वो डेल्टा
आज से वो ट्रैक करने की बात कर रहा है। सो इट इज़ नॉट बेसिकली अ वैल्यू फंड, इट इज़ आइडेंटिफाइंग अ वैल्यू दैट इज़ गोइंग टू बी अनफोल्डेड इन फ्यूचर। यही फंड का जो स्ट्रैटेजी है उसका जिस्ट है। इट इज़ आइडेंटिफाइंग द ग्रोथ इन एडवांस। सो दिस इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रैटेजी। तो ये जो फंड है ये काम करेगा, दोनों चीज़ों पे काम करेगा। एक तो ये इनोवेशन भी आइडेंटिफाई करेगा, क्वालिटी भी आइडेंटिफाई करेगा, और एट द सेम टाइम ये मोमेंटम भी आइडेंटिफाई करेगा। इट विल एनकैश ऑन टू थिंग्स, एक तो मोट और दूसरा अपॉर्चुनिटीज़। तो जो भी स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है, जहाँ पे इनोवेशंस हो रहा है और जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ऐसे सारे बिजनेसेस, साइक्लिकल बिजनेसेस, ट्रांजिशनल बिजनेसेस, और जहाँ पे भी टर्न अराउंड हो रहा है यानी कि फ्यूचर ग्रोथ अनलॉक हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये आइडेंटिफाई करेगा। इसका अपना खुद का 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट इज़ आइडिया जनरेशन, क्योंकि इट वांट टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ इन एडवांस। सेकंड लेवल इज स्टॉक सिलेक्शन। तो एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है, ये फॉलो करते हुए स्टॉक सिलेक्शन करेगा और उसके बाद में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड रीबैलेंसिंग करेगा। तो दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि ट्रैप की जा सकती है। जब मैं पोर्टफोलियो आपको बताऊंगा ये फ़ंड का जो कि अभी अवेलेबल है, तो ये पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा कि ये जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ट्रैक करते जाता है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि अभी तक जितने रिसेंट पास में जितने NFOs आए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया हुआ है, ये मोस्ट ऑफ देम हैव टेकन एक्सपोजर इन द इंडेक्स फंड्स। तो डायरेक्टली इंडेक्स में लिए जहाँ पे 100 या 500 कंपनीज़ का इंडेक्स बनता है। बट दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ फंड। ये जो फंड है ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड है और आपका सीधा एक्सपोजर एक्टिवली मैनेज फंड में रहेगा, एज इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन दैट फंड। तो ये जो फंड है ये करंटली अपॉर्चुनिटीज़ लाइफस्टाइल सेगमेंट में देख रहा है। अभी लीजर एंड ट्रैवल में देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। आज लीजर एंड ट्रैवल कंपनीज जो है दे आर हाईली अंडर वैल्यूड, क्योंकि मार्केट ने उसको ऑलरेडी बहुत सारा डिस्काउंट किया है। बट इफ़ यू सी अ अपॉर्चुनिटी एंड अ ट्रैवल बुक ऑफ कैलेंडर ईयर 2021, सो पीपल लोग जो है वो राह देख रहे हैं कब एक बार कोरोना निकल जाए और हम लोग बाहर के कंट्रीज़ में निकले। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ट्रैवलर्स, मिलियंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हु आर वेटिंग। सो दिस फंड इज सीइंग अपॉर्चुनिटी इन दैट अंडरवैल्यूएशन इन दैट सेक्टर। सोशल मीडिया और गेमिंग में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आया है। हेल्थ एंड वेलबींग में अपॉर्चुनिटी आया है। दिस इज आइंग ऑन हाइजीन सेक्टर, जहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ काफ़ी सारे कंपनीज़ में देखने को मिलता है। फिर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट सेक्टर एक है कि जैसे हिप और नी सर्जरी के बाद में पेशेंट नीड अ पर्सनलाइज्ड केयर। देन देयर इज़ अ मोमेंटम, या जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स है उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में इकोनॉमी में जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। तो यू कैन सी दैट वीसा इज़ वन ऑफ द स्टॉक इन इट्स पोर्टफोलियो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है, क्योंकि कोरोना के चलते इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में स्पर्ट आया हुआ है। तो अभी सीधा चलते हैं, क्योंकि फ़ंड एग्जिस्टिंग फ़ंड है तो हम इसका पोर्टफोलियो सीधा समझ सकते हैं। फ़ंड में जो टॉप 7 स्टॉक्स है उसमें अमेज़ॉन है 4.6%, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेट है नेचुरली 4.5%, माइक्रोसॉफ्ट 4.4%, वीसा का रिप्रेजेंटेशन है 4%, एडोब का 3.7%, फेसबुक 3.5% और यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप है 2.7%। सो इट इज़ not biased towards a particular sector, it is not biased towards a particular market cap, it is biased towards the ideas that can give a price gap after a brief time। तो दोस्तों यही जो है ये फंड का फंक्शनिंग है और यही फंड का स्टाइल है। ये फंड बड़े यूनिवर्स में से इफ़ेक्टिवली 40 से 60 स्टॉक निकालेगा और ये स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करेगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। दिस विल इन्वेस्ट अक्रॉस ग्लोब। अभी समझते हैं, अभी थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू लेते हैं कि ये जो फंड है, ये फंड तो हमको समझ गया, पर क्या हमको ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया में
इंडिया का जो मार्केट का अपना खुद का जो मार्केट कैप है, अगर उसको ग्लोबल मार्केट कैप से कंपेयर करें तो इट इज़ ओनली 3%. सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया then you are having a exposure of only 3% to the global companies. अभी ये भी जो ग्लोबल कंपनीज़ है ये काफ़ी बड़ी हुई है नॉर्मल साइज से लेके, सो उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है, सो योर पोर्टफोलियो इज़ प्रैक्टिकली नॉट रिप्रेजेंटिंग इट यदि आपने मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो. वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पोर्टफोलियो है, मैंने बेसिकली असेट्स अंडर मैनेजमेंट है या जो उसका मार्केट कैप है, दैट इज़ 42% ऑफ द ग्लोबल मार्केट कैप. चाइना का जो है 9% है और बाकी यूरोप जापान का 8% ईच है. सो आवर पोर्टफोलियो इज़ नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड लीडर्स. नाउ कमिंग टू दिस स्लाइड, इसमें अभी तो जैसे मैंने बताया कि कंट्री का मार्केट कैप जो है, सो वी आर अंडर रिप्रेजेंटिंग अ ग्लोबल मार्केट कैप. एंड एट द सेम टाइम आप लेफ़्ट साइड का कॉलम देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, होम मार्केट में यानी डोमेस्टिक मार्केट में यूएसए के 79% लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के 66.5, वेयर एज इंडिया के 99.8% लोग इन्वेस्ट करते हैं. अभी ये जो डेटा है इससे फुल क्लैरिटी नहीं आ रहा है, इसको आप ये डेटा से 100 माइनस करिए तब आपको समझ में आ जाएगा. इंडिया में 0.2% लोग जो है वो ही केवल मैंने इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है, सो ओनली 0.2% ऑफ द असेट्स और 0.2% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर बेसिकली इन्वेस्टिंग अक्रॉस बियॉन्ड इंडिया. So the global exposure as such is very less and mostly they are invested in India, whereas India represent only 3% of the total market cap across the world. So we are not having exposure across the world, unlike other countries where people are not biased towards home market, as well as their own GDP ratio representing the world market itself is very high. तो ये जो होम बायस के कारण हम लोग ये सोच रहे हैं हमारा इकोनॉमी, नो डाउट हमारा इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर ग्लोबल कंपनीज़ भी है जो ग्रोथ फेज़ में है, और ग्रोथ चाहे इंडिया में आए चाहे और कहीं पे भी आए, ग्रोथ तो ग्रोथ ही है, तो वो आपका पैसा बढ़ा के दे सकता है. सो दिस इज़ वन बायस विच वी नीड टू ओवरकम. सो दीज आर दी बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टिंग, कि आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, रिस्क कम होता है और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलते हैं. अभी आते हैं इस NFO का जो प्रेजेंटेशन है, इसके सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड पे आते हैं. अभी समझते हैं कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे बनते हैं. दोस्तों ये तो फंड प्योरली फीडर फंड है, ये प्योरा 100% एक्सपोजर लेगा श्रॉडर इंटरनेशनल फंड का. बट यदि आपका जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो अगर आप अभी फर्स्ट कॉलम देखिए, अगर सिर्फ डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है तो इसने 9.6% का इंडेक्स का रिटर्न जनरेट किया है, वेयर एज द MSCI इंडेक्स हैज जनरेटेड 8.5% रिटर्न्स. पर यदि आप आपके इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में 70% डोमेस्टिक इक्विटीज़ और 30% ग्लोबल इक्विटीज़ का एक्सपोजर लेते हैं, तो आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न्स है, ये हालांकि ग्लोबल पोर्टफोलियो का रिटर्न कम है, फिर भी आपका रिटर्न 10.2% हो जाता है. वेराज आपका जो रिस्क है, जो कि 18 या 19 के आसपास का जो रिस्क है, जो कि स्टैंडर्ड डिवीजन से गिना जाता है, ये रिस्क कम होकर 13% हो रहा है. मतलब आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम का अगर लास्ट रो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर लेने से आपका पोर्टफोलियो रिस्क भी कम हो रहा है और रिटर्न्स भी बढ़ रहा है. सो इट इज़ गिविंग अ बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स. जैसे कि आप ये राइट साइड के ग्राफ में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये यूनिवर्सल रूल है कि जैसे आपकी रिस्क बढ़ती है वैसे रिटर्न बढ़ते जाता है. तो इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, पर ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसको निगेटिव स्लोप है, विच इंडिकेट्स दैट एज यू इंक्रीज द ग्लोबल एलोकेशन योर रिस्क रिड्यूसेस एंड रिटर्न्स इंक्रीजेस. सो दिस इज़ आइडियली अ वेरी बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कि जिसमें आप
आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कम बढ़ा रहे हो, यानी आप जोखिम कम करते हुए रिटर्न्स बढ़ा रहे हो। तो दिस इज़ बेसिकली द बेस्ट थिंग दैट इकोनॉमिक्स कैन ऑफर। अभी इंडिया का ये क्यों होता है, तो इंडिया का आप फोर्थ रो देखिए, इंडिया का जो यूएसए के साथ कोरिलेशन है, जापानीज़ मार्केट के साथ कोरिलेशन है और यूके मार्केट के साथ कोरिलेशन है। ये कोरिलेशन कहीं पे भी 0.5 के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब एक मार्केट बढ़ता है तो दूसरे मार्केट का उसके साथ इफ़ेक्टिवली लॉन्ग टर्म में रिलेशन नहीं आता है। सो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का फंडामेंटली ये है कि यू नीड टू हैव अ मल्टीपल असेट क्लासेस विच आर अनरिलेटेड। सो दीज आर दी परफेक्टली अनरिलेटेड इकोनॉमीज। तो जिसके कारण जब एक इकोनॉमी अंडर परफॉर्म करती है तो दूसरी परफॉर्म करती है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न स्टेबल रहेंगे और वोलेटिलिटी भी कम होगा और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ये भी ज़्यादा मिलेंगे। सो पोर्टफोलियो, सो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड फंड। माई असेसमेंट इज़ दिस इज़ अ बाय फंड, बट एट द सेम टाइम मैं आपको आखिरी चीज़ बता रहा हूँ कि अच्छे फंड से अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनता। अच्छा रिटर्न्स अच्छे फंड से नहीं आता है, अच्छा फंड अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आपके एडवाइज़र के साथ बैठिए और एडवाइज़र के साथ बैठ के आप आपके पोर्टफोलियो में एक लिमिट फिक्स करिए ओवरसीज़ इक्विटीज़ का एलोकेशन लेने का। इसमें जियोग्राफी वाइज भी एलोकेशन आपको फिक्स करना पड़ेगा। हालांकि ये जो फंड है ये अक्रॉस द ग्लोब ले रहा है, फिर भी आपको कॉन्टिनेंट वाइज भी समझ लेना चाहिए कि आपको कौन से कॉन्टिनेंट में कितना इन्वेस्ट करना है। जापान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है। सो यू नीड टू फिक्स एट अ रेशो। अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ को साइंटिफिकली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बेसिकली दो इकोनॉमीज़ में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका रेशो आपका फिक्स रहना चाहिए। वन इज़ यूएस मार्केट एंड सेकंड इज़ इमर्जिंग मार्केट। तो इसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। स्टैंड अलोन बात करूँ तो दिस इज़ अ वेरी गुड फंड एंड इट्स अ बाय फ्रॉम माई साइड। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको नई नई चीज़ें और हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। थैंक्स फॉर बीइंग विद फिनवाइज। थैंक यू।